गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाते हुए जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे वो है हीट ऑफ रिएक्शंस। कई प्रकार की ऊष्माएं अपक्रियाओं के अंदर पाई जाती हैं या अपक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं और हर रासायनिक अपक्रिया ऊष्मा से संबंधित होती है। तो इसी तरीके से आपको कई प्रकार की अपक्रियाओं में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं ऊष्माएं देखने को मिलेंगी। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस क्रम में हम सबसे पहले जिस ऊष्मा को देख रहे हैं वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको हिंदी में समभवन ऊष्मा कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब निर्माण होता है, बनना। समभवन ऊष्मा, हिंदी की बात करोगे तो समभवन ऊष्मा कहते हैं। जरा देखते हैं समभवन ऊष्मा किसे कहते हैं। निर्दिष्ट ताप, ध्यान कर लोगे, इस ऊष्मा गतिकी में दो कंडीशन को बहुत आदर्श कंडीशन या मानक अवस्था माना गया। एक क्या, दाब स्थिर रखते हैं और ताप निर्दिष्ट ताप कहते हैं। निर्दिष्ट ताप का आशय होता है कमरे का ताप, और कमरे के ताप को 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। तो जब भी हम अगर निर्दिष्ट ताप कह रहे हैं, इसका मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस की बात कर रहे हैं। तो स्थिर दाब और निर्दिष्ट ताप पर किसी यौगिक का अपने अवयवों से, वो मानक अवस्था में होंगे अवयव, अपने अवयवों से मानक अवस्था में बनने में जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे उस यौगिक की समभवन ऊष्मा कहते हैं। दोबारा सुने, निर्दिष्ट ताप और स्थिर दाब पर किसी यौगिक का अपने अवयवों से मानक अवस्था में मिलकर बनने में जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे उस यौगिक की समभवन ऊष्मा कहते हैं। देखते हैं इसको, उदाहरण की सहायता से हम स्पष्ट करते हैं। हमको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है और कार्बन डाइऑक्साइड के दो अवयव हैं। एक कार्बन ये ठोस है और इस ठोस पे यहाँ पर लिया गया है ग्रेफाइट। जब इस ठोस कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन जो कि गैस अवस्था में है, मानक कंडीशन में इनको लिया है, इनकी इससे जब क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये गैसीय अवस्था में है और जब इसका निर्माण होता है तो इसके निर्माण में जो एंथैल्पी में परिवर्तन आता है वो डेल्टा एच, वो आता है -94 किलो कैलोरीज प्रति मोल। एक मोल लिया है इसलिए प्रति मोल लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस अपक्रिया से ये तात्पर्य निकला कि एक कार्बन की ऑक्सीजन से जो मूल अवस्था में है क्रिया कराने पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और इस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इतनी ऊष्मा निकल रही है इसलिए माइनस है। तो आप कह सकते हो अतः कार्बन डाइऑक्साइड की समभवन ऊष्मा, आप इसको लिख सकते हो डेल्टा एच फॉर्मेशन, समभवन ऊष्मा -94 किलो कैलोरीज प्रति मोल। इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की समभवन ऊष्मा कहते हैं। तो ये है हमारा समभवन ऊष्मा। आइए दूसरा देखते हैं, दहन ऊष्मा। इसे कहते हैं हीट ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब होता है दहन करना, जलाना। इसको कैसे परिभाषित करेंगे दहन ऊष्मा को? इसको हिंदी में दहन ऊष्मा कहते हैं। दहन ऊष्मा देखिए, वही निर्दिष्ट ताप और स्थिर दाब पर किसी यौगिक के 1 मोल का, यहां पर जो जलने वाला यौगिक है उसका हमने 1 मोल लिया और उस 1 मोल का पूर्ण दहन करने पर, आधा नहीं जलाना है, निर्दिष्ट ताप और स्थिर दाब पर किसी यौगिक के 1 मोल का पूर्ण दहन करने पर जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे उस यौगिक की दहन ऊष्मा कहते हैं। और यहां पर याद करना, हमने परिवर्तन तो सामान्य कहा है और मैक्सिमम 100%। जब किसी को जलाते हैं तो ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जित ही होगी, माइनस ही होगा। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं इसको कि दहन ऊष्मा क्या मतलब है। हम यहां पर मीथेन को ले रहे हैं, मीथेन।
मीथेन का जब 1 मोल लिया और इस 1 मोल मीथेन की ऑक्सीजन, क्योंकि जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन से जलाया, तो याद करिएगा जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जलने पर अगर उनमें कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना करता है, और जो हाइड्रोजन है वो जल बनते हैं, जल के रूप में निकलते हैं, ये गैस है और ये द्रव। तो यहां हम बैलेंस करेंगे, 4 हाइड्रोजन के परमाणु है तो हमको यहाँ 2 करना पड़ेगा, और 2 करते ही यहाँ पर हमारे 4 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ ट्वाइस करना होगा। और इस अपक्रिया में जो डेल्टा H होता है माइनस 212.8 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यानी कि 1 मोल मीथेन का निर्दिष्ट ताप और स्थिर ताप पर पूर्ण दहन करने पर 212.8 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसे हम मीथेन की दहन ऊष्मा कहते हैं। अतः मीथेन की दहन ऊष्मा डेल्टा H कंबस्शन कह सकते हो, दहन, इसको COMB काउंट किया, इजिकल टू माइनस 212.8 किलो कैलोरी प्रति मोल। इसे मीथेन की दहन ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा दहन ऊष्मा है। तीसरा हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण ऊष्मा। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है उदासीन करना, और इसको कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। देखिए वही करेंगे, यहां पर ये उदासीनीकरण की जो क्रिया होती है वो जलीय माध्यम में होती है, विलयन में। तो जलीय विलयन में निर्दिष्ट ताप पर 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल की 1 ग्राम तुल्यांक क्षारक से अपक्रिया कराने पर जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। और उदासीनीकरण में आप जानते हो जनरली अगर कोई अम्ल है तो अम्ल को हम किससे उदासीन करेंगे? क्षार से। और अगर कोई क्षार है तो उसको उदासीन करेंगे अम्ल से। तो अम्ल को क्षार से और क्षार को अम्ल से उदासीन किया जाता है, और इस उदासीनीकरण में ऊष्मा अधिकांशतया उत्सर्जित होती है। तो जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है, या एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, उसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। जरा उदाहरण लेते हैं इसको। अगर हमने इस HCl का जलीय विलयन लिया, 1 ग्राम तुल्यांक HCl अम्ल की जलीय विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक NaOH लिया, जलीय विलयन लिया इसका, इसके साथ उदासीनीकरण कराया, तो यहां पर हमारा NaCl बनता है, इसका भी जलीय विलयन बनेगा, प्लस जल बनेगा, ये ल्यूटेड है। और इस ल्यूटेड के बनने में यहां पर जो डेल्टा H परिवर्तन होता है वो माइनस 13.7 किलो कैलोरीज ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, निकलती है ऊष्मा माइनस 13.7 किलो कैलोरी। तो इसे हम इस अपक्रिया की उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अब ये बात ध्यान रखना है कि इसको आप जानते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अम्ल जो होते हैं, अम्ल प्रोटॉन देते हैं, आयनन पर क्या देते हैं? प्रोटॉन। क्षार आयनन करोगे तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन देंगे, ये प्रोटॉन है, ये आपका हाइड्रो ऑक्साइड आयन है। और हाइड्रो ऑक्साइड आयन और प्रोटॉन जब ये दोनों बनते हैं तो दोनों मिलकर के जल बनाते हैं, जल। और इसी के बनने में जो डेल्टा H है वो 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो इस उदासीनीकरण को ही आप जल के बनने की संभवन ऊष्मा भी कहते हैं, क्योंकि जब उदासीनीकरण की क्रिया होती है तो जल बनता है, लवण और जल बनता है, और इस जल के बनने में ही ऊष्मा निकल रही है ये। इसलिए इस उदासीनीकरण को हम जल के बनने की संभवन ऊष्मा भी कहते हैं। अगली बात, ये ऊष्मा का मान अगर दोनों अम्ल प्रबल हैं, प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार, यहां पर HCl जो लिया है
ये प्रबल अम्ल है, NaOH जो लिया है ये प्रबल क्षार है। तो जब प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ अपक्रिया कराते हैं तो इस ऊष्मा का मान सदैव स्थिर रहता है। कोई सा भी अम्ल हो प्रबल होना चाहिए, कोई सा भी क्षार हो प्रबल होना चाहिए, ऊष्मा सदैव 13.7 किलो कैलोरी उत्सर्जित होगी। यहां हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब यहां पर हमने अम्ल को चेंज कर दिया। देखिए HCl के स्थान पर हमने नाइट्रिक अम्ल लिया, क्षार यही रखा NaOH, ये भी हमारा प्रबल है, दोनों ही प्रबल है। इससे हमारा जब बनेगा तो अब आपका NaNO3 बनेगा, ये लवण बना, जल बना, और यहां पर जो डेल्टा H उत्पन्न हुई -13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो 1 ग्राम तुल्यांक नाइट्रिक अम्ल की विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक NaOH से क्रिया कराने पर 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलेगी। ऐसे ही अगर आप NaOH की जगह KOH ले लोगे तब भी ऊष्मा का मान स्थिर ही रहता है। ये मान अम्ल और क्षारक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। शर्त क्या थी? दोनों प्रबल होने चाहिए। नेक्स्ट बात इसी की, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसी को, अगर इनमें से कोई एक दुर्बल हो गया तब क्या होगा? अम्ल या क्षारक के दुर्बल होने पर उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाता है। अगर दोनों में से कोई भी एक कम दुर्बल हो गया तो मान ये कम हो जाएगा। और क्यों कम हो जाता है? ऊष्मा उसमें भी इतनी ही निकलती है, लेकिन इसमें से ऊष्मा का कुछ भाग उस दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारक के आयनन में व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है। जैसे अगर एक उदाहरण देकर बताना चाहें तो यहां पर अब हमने एक अम्ल को चेंज कर दिया, एसिटिक एसिड लिया है, ये एक वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, और इसकी जब प्रबल क्षारक से अपक्रिया कराते हैं NaOH से, ये प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, तो इनकी क्रिया से लवण बनेगा, सोडियम एसिटेट और जल प्लस H2 लिक्विड। यहां पर जो अब एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है वो -13.4 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हुई। 0.3 कैलोरी ऊष्मा कहां गई? वो 0.3 कैलोरी ऊष्मा इस एसिडिक एसिड के आयनन में खर्च हो गई। दुर्बल अम्ल का जो आयनन होता है वो ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, इसलिए उत्पन्न इसमें भी इतनी होती है, लेकिन जब दोनों प्रबल होते हैं तो उसमें से कुछ खर्च नहीं होता। दुर्बल होने में उसमें से कुछ मात्रा दुर्बल के आयनन में खर्च हो जाती है, इसलिए जो नेट ऊष्मा का परिवर्तन होता है वो कम होता है। इस घटना को हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अब हम एक आपको फोर्थ और बताने जा रहे हैं, गलन ऊष्मा। इसको हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन, गलन ऊष्मा। गलने की ऊष्मा, किसी ठोस को गलाएंगे तो द्रव बनेगा, निर्दिष्ट ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस के एक मोल को गलाने पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ध्यान दो, उसे हम उस यौगिक की गलन ऊष्मा कहते हैं। किसी ठोस को अगर द्रव में बदलना है उसके एक मोल को, तो ऊष्मा की हमको आवश्यकता होती है। आपने इसीलिए देखा बर्फ जो है किस मौसम में पिघलती है? गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, इससे बर्फ पिघल के द्रव में बदलती है, तो उसको हम उसकी गलन ऊष्मा कहते हैं। जैसे अगर हमने जल का एक मोल लिया है, ये ठोस है, और इस जल को द्रव में बदलना है, H2O, ये लिक्विड है, तो इसके बनने में जो डेल्टा HF है इसको हम गलन ऊष्मा कहते हैं, डेल्टा HF फ्यूजन। और ये हमारा जो होगा, यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडल दाब लेंगे, और यहां पर जो ऊष्मा निकलेगी प्लस 6.02 किलो जूल प्रति मोल, ये किलो जूल में है। तो
तो यहां 1 मोल जल को द्रव में परिवर्तित करने के लिए गलाने पर प्लस 6.02 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे हम जल की गलन ऊष्मा कहते हैं। और फिफ्थ बताने जा रहे हैं हीट ऑफ एवापोरेशन। हीट ऑफ एवापोरेशन, बाष्पन ऊष्मा, इसको हिंदी में बाष्पन ऊष्मा कहते हैं। वही रहेगा निर्दिष्ट ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल द्रव को बाष्प में परिवर्तित करने के लिए जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम उसकी बाष्पन ऊष्मा या हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। गलाने के लिए भी ऊष्मा की जरूरत होती है और द्रव को बाष्प में बदलने के लिए भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। देखेंगे, अगर हमने जल लिया, द्रव है ये, और इसको अब हमें बाष्प में बदलना है, वेपर या गैस में बदलना है, तो यहां पर जो डेल्टा एच एवापोरेशन और यहां ये जो बाष्पन है वो 100 डिग्री पर होगा और 1 वायुमंडल था। यहां जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो है हमारा 40.7 किलो जूल प्रति मोल। तो जल की जो बाष्पन ऊष्मा है 1 मोल जल को बाष्प में बदलने के लिए प्लस 40.7 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से जो हमारा 6 रहता है उसे कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, हीट ऑफ सब्लिमेशन। लास्ट है ये हीट ऑफ सब्लिमेशन या इसको ऊर्ध्वपातन ऊष्मा कहते हैं। ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, इसको समझेंगे। वही निर्दिष्ट ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल ठोस को सीधे बाष्प में परिवर्तित करने के लिए, यहां ठोस से अब द्रव नहीं बनेगा। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस को सीधे बाष्प में बदलना। बदलने में जितनी एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे उस क्रिया की हम ऊर्ध्वपातन ऊष्मा कहते हैं। और ये उदाहरण कहां देखने को मिलता है? कपूर में। कपूर ठोस होता है, जब उसे जलाते हैं तो द्रव नहीं बनता, सीधा उसकी वाष्प बन करके जलता है। उस घटना को हम ऊर्ध्वपातन ऊष्माएं कहते हैं। इस प्रकार आपने इस वीडियो में आज कुछ विभिन्न प्रकार की ऊष्माओं का वर्णन किया। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।